हाँ जी, तो मैं वापस हूँ अपने चैनल का अगला इसे करंट अफेयर की रेडियो सीरीज़ का दूसरा पार्ट लेके। तो अपन इसे शुरू करते हैं। नेशनल करंट अफेयर पढ़ रहे थे, काफ़ी सारी चीज़ें अपन पढ़ चुके थे, बाकी बची हुई चीज़ें पढ़ते हैं आगे। और चलो अपन इसकी बात करते हैं। तो एक योजना है नमस्ते योजना। तो नाम से एक बार को लग रहा होगा कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने लायक है नमस्ते योजना। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि नमस्ते योजना का संबंध किससे है। तो बेसिकली ये सफाई कर्मचारियों के कल्याण को लेकर। अक्सर क्या होता है कि जैसा गांधी जी का भी मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को सफाई से जुड़ा काम खुद को करना चाहिए, ये किसी और को नहीं देना चाहिए। समाज में सफाई से जुड़े जो लोग होते हैं उनको थोड़ा निम्न दर्जे से देखा जाता है, तो उस सोच के ही अगेंस्ट या उन सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए बेसिकली ये योजना लाई गई है। तो क्या है ये योजना? पहले तो नमस्ते योजना में नमस्ते की फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ आपको कि नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। तो बस ध्यान ये वर्ड रखना, इसमें एक सैनिटेशन वर्ड आया है ना। नमस्ते के पहले एन का मतलब नेशनल मतलब केंद्र सरकार की योजना है, और बीच में एक सैनिटेशन वर्ड आया। सैनिटेशन मतलब सफाई से जुड़ी हुई बात है। तो क्या किया जाएगा उनके साथ, सफाई कर्मचारियों का किस तरीके से कल्याण किया जाएगा? एक तो क्या किया जाएगा, आपको पता होगा एक आयुष्मान भारत योजना अपने भारत में चल रही है। आयुष्मान भारत योजना के बेसिकली दो घटक है, मतलब दो काम किए जाने हैं इसमें। पहला घटक है कि इसमें लगभग 1.5 लाख प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बनाए जाएंगे, और दूसरा घटक है कि इसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसका दूसरा घटक है, जिसमें बीमा दिया जाएगा। 5 लाख का बीमा, 10 लाख का बीमा, ऐसे बीमा दिया जाएगा। 5 लाख के बीमा की है इसमें ज्यादातर। तो जिन सफाई कर्मचारियों को अब तक बीमा नहीं दिया गया है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत, उनको बीमा दिया जाएगा, उनको पहचान कर उनको बीमा दिया जाएगा इस नमस्ते योजना के तहत। उसके अलावा जो हाथ से कचरा उठाते हैं, आपने देखा होगा कि भाई थैला वगैरह लेते घूमते, कांच से कचरा उठाते, उन मैनुअल स्क्वेंजर्स, उन हाथ से कचरा उठाने वालों के लिए, उनके रिहेबिलेट करने, उनके पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना को भी इसमें शामिल किया गया। बात यह है, हाथ से कचरा उठाने वालों के कल्याण के लिए, उनके स्वरोजगार की व्यवस्था के लिए एक स्वरोजगार योजना चल रही थी, तो उसको भी इसमें शामिल कर लिया है। फिर सवाल उठता है कि भाई ये नमस्ते योजना कौन चला रहा है? तो समाज के थोड़े हटे हुए तबके को वापस मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे। तो इस योजना कौन चलाएगा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और साथ में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। तो जो शहर का मंत्रालय है और जो सामाजिक न्याय का मंत्रालय है, ये आपस में इसमें चला रहे हैं। और इस योजना के तहत सबसे पहले 500 शहरों को शामिल किया गया है पूरे इंडिया में से। तो ये है नमस्ते योजना। 500 शहर शामिल किए गए हैं। सामाजिक न्याय और शहर वाला मंत्रालय चला रहा है। जो हाथ से कचरा उठाते हैं, मैनुअल स्क्वेंजर हैं, उनके लिए स्वरोजगार योजना को शामिल किया है। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में भी इन सफाई कर्मचारियों को बीमा कवर दिया जाएगा। एक योजना है रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, और एक दूसरी योजना है नेशनल सोलर रूफटॉप योजना। तो अब इसका, ये पुरानी योजनाएं हैं दोनों, तो इनका अब चर्चा क्यों हो रही है? देखो, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूटर सेक्टर स्कीम एक इम्पोर्टेंट योजना है। क्या है ये? इसमें वर्ड आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण। तो भाई किस चीज़ का वितरण? बिजली वितरण। तो जो बिजली घरों तक पहुंचाई जाती है, उस प्रक्रिया को सुधार करने के लिए बेसिकली ये योजना लाई गई है। इसमें कौन चला रहा होगा इसको पता है? केंद्रीय विद्युत मंत्रालय चला रहा होगा, नॉर्मल सी बात है। और इस योजना का उद्देश्य यही है कि इसमें बड़ा खासा अमाउंट लगाया गया है कि 3 लाख करोड़ रुपए इस योजना में खर्च किया जाएगा। बिजली वितरण में कई समस्याएं होती है। आप भी सुनते होंगे कि बिजली जहां उत्पादित होती है वहां तक, जहां घर तक पहुंचने तक उसका बहुत बड़ा हिस्सा वेस्ट हो चुका होता है। तो उस चीज के, उस प्रक्रिया के बेहतरीकरण के लिए ये योजना चलाई गई है। एक है नेशनल सोलर रूफटॉप योजना, जिसमें क्या है कि घरों पे जो सोलर रूफटॉप बन लगाए जाते हैं, छत पे जो सोलर प्लेट लगाई जाती हैं, तो ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, उसको प्रमोट करने के लिए ये योजना नेशनल लेवल पे चलाई गई थी। और प्रमोट कैसे किया जाएगा? ज़्यादातर हर स्कीम में ये किया जाता है कि भाई जो खर्चा आता है उसका एक छोटा हिस्सा सब्सिडी के तौर पे गवर्नमेंट दे देगी। तो इस तरीके से प्रमोट किया जाता है। तो बस ये योजना थी। तो अपन अभी क्यों जिक्र कर रहे हैं? इनका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों योजना के लिए, बिजली वितरण वाली
और सोलर रूफ टॉप वाली, इन दोनों योजनाओं के लिए अब एक पोर्टल बनाया गया है। इंटरनेट पे एक पोर्टल बनाया गया है जहाँ थोड़ी सुविधा रहेगी इन योजनाओं में। और बात करते हैं क्या है कि जैसे अपने मछली पालन, डेयरी पालन, इन सब को देखने के लिए एक मंत्रालय बनाया हुआ है, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। अब इनमें मछलियों का जो काम है वहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन वगैरह को लेकर एक ऐप बनाया गया था मत्स्य सेतु नाम का, इसी मंत्रालय के द्वारा। अब आप जानते होंगे कि खेती बाड़ी में किसानों को अपनी फसल का उचित दाम मिले, इसके लिए ई नाम करके एक पोर्टल बनाया गया है। ई नाम का मतलब है ENAM, ई नाम, ई इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मंडी, ई नाम। तो वहाँ पर तमाम जिन्हें फसल खरीदनी है वो अपने दाम बताएंगे, और तमाम जिन्हें अपनी फसल बेचनी है वो अपने दाम बताएंगे। मतलब फसल बेचने के लिए ऑप्शन ज़्यादा होंगे तो अच्छा पैसा मिलेगा। तो ऐसे में मछलियों वगैरह के लिए भी एक एक्वा बाजार बनाया गया है। मत्स्य सेतु ऐप पर ही एक पोर्टल बना दिया गया है एक्वा बाजार, वो भी एक तरीके से मछलियों की ट्रेडिंग के लिए है। अगली बात करते हैं। आप जानते हैं कि 1971 में जहाँ तक मुझे पता है 1971 में ईरान जो देश है वहाँ पर रामसर नाम की एक जगह है, वहाँ बहुत से देश इकट्ठा हुए और जो तमाम विश्व में जो आर्द्र भूमि होती है, जो वेटलैंड होती है, उसका संरक्षण किए जाने की ज़रूरत है, ये सबको महसूस हुई। तो उसको लेकर रामसर कन्वेंशन किया गया, रामसर सम्मेलन किया गया, संधि की गई कि अब इन वेटलैंड्स का संरक्षण किया जाएगा। तो भारत भी इस संधि में शामिल हुआ बाद में जाके, और भारत में भी कई सारी रामसर साइट्स बनाई गई। तो अभी हाल ही में 11 और नई रामसर साइट बनाई गई, इसलिए ये थोड़ा चर्चा में रहा। अब कुल मिला के अपने यहाँ 75 रामसर साइट हो चुकी है, जो लगभग 13 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करती है। लगभग 75 रामसर साइट है जो लगभग 13 लाख हेक्टेयर एरिया को कवर करती है। 11 नई रामसर साइट अभी बनाई गई है। सर्वाधिक रामसर साइट अपने तमिलनाडु में है, 14 रामसर साइट। तो 14 में ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना, सर्वाधिक तमिलनाडु में है, दूसरे नंबर पर यूपी है। एक मैं आपको बताऊं कि वर्ल्ड लेवल पर सबसे ज्यादा रामसर साइट यूके में है, ब्रिटेन में है, और एरिया वाइज सबसे ज्यादा रामसर साइट का एरिया है बोलीविया नाम के देश में, जहां तक मुझे याद आता है कुछ ऐसा ही है। अब एक दिमाग में आता है कि ये जो नई साइट्स बनाई गई है, क्या इनका नाम पूछा जा सकता है मैच करवाने के लिए कि रामसर साइट कौन से स्टेट में है? तो चांसेस कम है, पर चलो अपन फिर भी थोड़ा अंदाजा लगा लेते हैं। तो एमपी से एक साइट बनाई गई है, यशवंत सागर नाम की साइट। एक बस हल्का सा बस एक बार बोलेंगे ताकि थोड़ा सा आप लोगों के दिमाग में जाए। महाराष्ट्र में ठाणे क्रीक नाम की एक साइट बनाई गई है। जम्मू कश्मीर में 2 है, हाईगम और शालबुग। मेरे साथ बोलिए, हाईगम और शालबुग। इसके अलावा 4 तमिलनाडु में बनाई गई है। जो साइट तमिलनाडु में होगी आपको नाम से ही अंदाजा लग जाएगा कि ये साउथ इंडिया टाइप का नाम है, तो ये तमिलनाडु में ही होगा। मैं एक बार बोल देता हूँ, चित्रागुंडी, सुचिंद्रम, वुडवुर और कांजीरनकुलम। तो इनमें थोड़ा वडुवुर जो है वो थोड़ा सा हट के अलग सा फील आ रहा है, तो वो थोड़ा ध्यान रख लेगा। और 3 उड़ीसा में बनाई है। एक तो आप जानते हैं हीराकुंड बांध है उड़ीसा में महानदी पर, तो हीराकुंड जलाशय है एक। और 2 और साइट है जिनके नाम में पा आता है, पा। एक तो तंपारा और एक अंसुपा। तो उड़ीसा की साइट्स में नाम में पा आता है। तो बस इतना ही ध्यान रखिए, ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं। आगे बात करते हैं। आप जानते हैं कि अपने यहाँ भारत में सरकार का, शासन का, सबका प्रयास है कि देश के हर घर में नल से जल पहुँचे। तो क्या ये प्रयास सफल रहा है? तो अपन कहेंगे पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन फिर भी एक राज्य और एक यूटी ऐसे बन चुके हैं देश में जहां हर घर पे जल पहुंच रहा है। तो कौन सा है वो राज्य और वो यूटी? तो वो राज्य है गोवा, और वो यूटी है दादर नागर और दमन दीव। तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि गोवा वैसे ही समंदर के पास में है तो पानी की कोई कमी है नहीं, दादर नागर दमन दीव भी समंदर के पास में तो पानी की कोई कमी है नहीं, इसलिए वो जल्दी बन गए हैं, ऐसा कुछ ये है। फिर आगे बात करते हैं। तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, मतलब कोई आइलैंड होगा उस पर खूब सारे सोलर पार्क वगैरह बना रखे होंगे,
तो वो तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र। तो अपने यहाँ अब एक विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनेगा। कहाँ बनेगा? एमपी के खंडवा में बनेगा। एमपी में एक जिला है खंडवा, वहाँ बनेगा। वहाँ नर्मदा नदी पर बेसिकली ये बनेगा। तो क्या अब भी अपने कोई ऐसा कोई सौर ऊर्जा संयंत्र है जो तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है? तो हाँ है। कर्नाटक में एक जगह है रामागुंडम, कर्नाटक में तेलंगाना में जगह है रामागुंडम, तो वहाँ पे ऐसा है। और ये सौर ऊर्जा से जुड़े काम वगैरह ये सब एनटीपीसी देखती है, तो एनटीपीसी द्वारा ही ये संचालित है। चलिए अच्छी बात है। अब आगे बात करते हैं। आप लोग जानते होंगे कि पराली जो होती है, तो ऐसा दिल्ली में मामला सुनने में आता है ना कि दिल्ली में प्रदूषण की वजह है कि पंजाब हरियाणा में जो फसल का कचरा बच जाता है उसे जलाया जाता है उस वजह से, तो शायद उस कचरे को पराली बोलते हैं, पता नहीं, मुझे तो जहाँ तक ध्यान में आ रहा है। पर ऐसा है, आप तो इतना ध्यान रख लीजिएगा कि देश में एक सेकेंड जनरेशन का यानी दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल बनाने का संयंत्र लगाया गया है। तो सवाल इतना ही होता है कहाँ लगाया गया है? पानीपत हरियाणा में लगाया गया है। कहाँ? पानीपत हरियाणा में। तो इथेनॉल बनाएंगे पानीपत हरियाणा में। चलो आगे बात करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा आजकल हाइड्रोजन फ्यूल जो होता है ना, हाइड्रोजन फ्यूल, उसका बड़ा चर्चा है कि भाई जो अंतरिक्ष रॉकेट वगैरह होते हैं वहाँ पे भी हाइड्रोजन का यूज़ होते हैं। जर्मनी ने हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन बना दी है। तो हाइड्रोजन फ्यूल बहुत चर्चा में है, एक नई टेक्नोलॉजी ला रहा है कि काफ़ी अच्छा है। तो इसी को लेकर अभी पुणे में हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली बस बनाई गई है। तो बस ध्यान रख लेना कि पुणे में स्वदेशी हाइड्रोजन संचालित बस बनाई है KPIT CSIR द्वारा। नहीं है इंपॉर्टेंट KPIT CSIR, बस इतना ध्यान रखना, पुणे में। आगे बात करते हैं। देखिए, प्रदूषण मापा जाता है। वायु का प्रदूषण मापने का एक तरीका होता है कि PM 2.0 एक मानक होता है जिसके आधार पर वायु का प्रदूषण माना जाता है। PM की फुल फॉर्म प्रधानमंत्री नहीं है, PM की फुल फॉर्म है पार्टिकुलेट मैटर 2.5। तो इस मानक के आधार पर प्रदूषण मापा जाता है। तो जब मापा गया तो पाया गया कि सर्वाधिक प्रदूषित शहर दिल्ली है। तो दिल्ली की हालत प्रदूषण के मामले में खराब है, अपन सब जानते हैं। तो भाई किसने मापा ये? तो अमेरिका में एक कोई इंस्टीट्यूट है, हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट। क्या नाम है? हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट। मेरे साथ बोलिएगा, अधिकतर वर्ड्स आपको मेरे साथ रिपीट करने होते हैं। हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट, तो उसके द्वारा मापा गया। और अगर बात सिर्फ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के एक्सपोजर की जाए, सिर्फ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की जाए, तो चीन का शहर शंघाई आप जानते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है सिर्फ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मामले में। चलो आगे बात करते हैं। भारत में पहली इलेक्ट्रिकल बस चलाई गई है। पहली इलेक्ट्रिकल ई रिक्शा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल वगैरह सुने होंगे, इलेक्ट्रिकल बस चलाई गई है। वो मुंबई में चलाई गई है, अशोक लीलैंड की बस है। मुंबई में चलाई गई है, अशोक लीलैंड कंपनी आपने देखी होगी कई बार बसों पे लिखे हुए। तो वो बस चलाई गई और उसका नाम आप कह सकते हो कि स्विच EIV-22। नाम नहीं है इम्पोर्टेंट, कहाँ चलाई गई ये इम्पोर्टेंट है, किसने चलाई ये इम्पोर्टेंट है, नाम नहीं है इम्पोर्टेंट। स्विच EIV-22। अब आगे बात करते हैं। अभी आप जानते हैं कि भाई स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी है, तो वो चल रहा है। तो उसी स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत देश के 500 शहरों ने खुद को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित कर दिया है। कितनों ने किया है? 500 ने किया है, बस छोड़ो और कुछ नहीं। अब देखिए, इंडिया और इजराइल आपस में मिलकर वर्तमान में कई अभियान, कई योजनाएं चला रहे हैं। कुछ जगहों पर रिसर्च की जा रही है, कुछ जगहों पे कुछ और कई तरीके के काम किए जा रहे हैं। तो ऐसे में जो वेजिटेबल्स होती है, सब्जियां, उस मामले में रिसर्च के लिए भी इंडिया और इजराइल ने साथ में मिलकर एक इंस्टीट्यूट बनाया है यूपी के चंदौली में। कहाँ? यूपी के चंदौली में। तो बस ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है, यूपी के चंदौली में। अब बात करते हैं एक्चुअल में बांस होते हैं ना, बांस,
तो आप जानते हैं बांस बहुत काम की चीज़ होती है। बांस में पानी भी रिजर्व किया जा सकता है, बांस से भूकंप रोधी मकान वगैरह भी बनाए जाते हैं, और बांस चूंकि लकड़ी है तो अपने आप में और भी कई तरीके के यूज होते हैं। तो ऐसे में ही बांसों से बना एक पार्क बनाया गया है बांसेरा, दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में बनाया गया बांसेरा नाम का पार्क। आप जानते हैं बहुउद्देशीय पार्क है। क्या होता है कि अक्सर क्या होता है कि जो समुद्र के किनारे शहर बसे होते हैं ना, वो समुद्र तट की सुरक्षा के लिए, वहाँ की साफ सफाई वगैरह उन सब के लिए क्या करते हैं कि समुद्र तट के पास पास में दीवार बना देते हैं कंक्रीट की, और उस दीवार को बोलते हैं टेट्रापोड आधारित दीवार। क्या बोलते हैं? नाम थोड़ा अजीब है पर यही है, टेट्रापोड आधारित दीवार, ऐसा कुछ। तो अपने यहाँ भी जो केरल है उसने ऐसी एक दीवार बनाई है, टेट्रापोड आधारित दीवार, तो तट संरक्षण के लिए बनाई गई है। आगे तो एक नॉर्मल है कि हाल ही में अपने यहाँ तमिलनाडु में अगस्त्य मलाई नाम की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर एक हाथी कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है, हाथी कंजर्वेशन रिजर्व। तो वर्तमान में देश में 36 हाथी कंजर्वेशन रिजर्व है, 36 ने 31 हाथी कंजर्वेशन रिजर्व, ये हाथी अभ्यारण्य है ये पूरे। चलिए अच्छी बात है। और हाथियों के संरक्षण के मामले में ही जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है उनके द्वारा गज गौरव पुरस्कार दिया जाता है, गज गौरव पुरस्कार। तो हाल ही में ये दिया गया। और चलो आगे बात करते हैं। कई जगहों पे दिया गया एक्चुअल में, जो अपने पूर्वोत्तर स्टेट है असम वगैरह वहाँ पे भी ये दिया गया। तमिलनाडु जो है वहाँ पर एक मालासर समुदाय रहता है, उसको भी ये दिया गया। तो ये मालासर थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा हल्का सा। आगे बात करते हैं। आपको पता है कि आज़ादी के 75 साल पूरे हुए, ऐसे में बहुत सी योजनाएं, कुछ 75 दिन के लिए है, किसी में 75 करोड़ लगे हैं, तो ऐसे 75 का थोड़ा ज़्यादा यूज किया गया है। तो एक्चुअल में ऐसा ही कुछ है कि जो समुद्र तट होता है उसकी सफाई को लेकर 75 दिन का एक अभियान चलाया गया है, और इसका नाम रखा गया है लोगो वासुकी अभियान। लोगो वासुकी अभियान, अजीब नाम, मेरे साथ रिपीट करना है एक बार, लोगो वासुकी अभियान। तो ये वासुकी क्या है? तो वासुकी देवता का नाम है, उसके आधार पर रखा गया लोगो वासुकी अभियान। बेसिकली 75 दिवसीय तटीय सफाई अभियान है, और इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है www.swachhsagar.org। आगे बात करते हैं। हाल ही में बीज जो होते हैं ना, बीज, तो इसको लेकर एक सम्मेलन हुआ। तो नेशनल लेवल का सम्मेलन था भाई, रिसर्च वगैरह को लेकर जितने भी रिसर्च करने वाले हैं वो लोगों ने मिलकर सम्मेलन किया। तो ये रिसर्च, ये राष्ट्रीय बीज कांग्रेस, कांग्रेस का बेसिकली मतलब होता है जनता। तो राष्ट्रीय बीज कांग्रेस नाम का ये जो सम्मेलन है अभी हाल ही में ग्वालियर एमपी में हुआ। इंपॉर्टेंट ये है ग्वालियर एमपी में हुआ, बस और कुछ नहीं। आगे बात करते हैं। एक्चुअल में क्या है कि जो जनजातियां होती हैं, तो जनजातियों का कल्याण कैसे किया जाए, ये सभी शासन के समक्ष हमेशा एक बड़ा प्रश्न रहता है। तो इसका एक सॉल्यूशन ये निकाला जाता है कि जो जनजातियों में जो युवा लोग हैं, जो 40 वर्ष से कम उम्र के लोग हैं, उनका कौशल विकास किया जाए, उनको कोई काम करना सिखाया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए। तो इसी के संबंध में एक योजना चलाई गई है, ग्रामीण उद्यमी परियोजना। क्या नाम है? ग्रामीण उद्यमी परियोजना। और कौन चलाया है? तो नाम से ही लग जाएगा, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने चलाया है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। राष्ट्रीय कौशल विकास तो कौशल विकास निगम ही करेगा। अब आगे बात करते हैं इसमें क्या है बेसिकली। तो मैंने जो कहा वही बात है कि युवाओं को कौशल विकास करेंगे, और वहाँ पर जो सतत विकास है, समावेशी विकास उनका करने का प्रयास करेंगे, और जनजातीय विद्यार्थियों को ट्रेन करेंगे, उनको प्रशिक्षण देंगे। जो अब ये है कि भाई 6 राज्यों में ये चलाई गई है, तो जहाँ जहाँ जनजातीय रहती है वहाँ वहाँ 6 राज्यों में ये चलाई गई है। आप जानते हैं कि योजना चलती है अटल पेंशन योजना। पेंशन योजनाओं में बहुत इंपॉर्टेंट योजना रहती है अटल पेंशन योजना। तो पेंशन दी जाती रही थी, तो अभी हम करंट में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हाल ही में अटल पेंशन योजना में एक नियम में बदलाव कर दिया गया है। क्या बदलाव किया गया है? बदलाव ये किया गया है कि जो लोग इनकम टैक्स देते हैं ना, उनको पेंशन नहीं मिलेगी, बस इतनी सी बात है। इनकम टैक्स देने वालों को पेंशन नहीं मिलेगी। आगे बात करते हैं। आईआईटी दिल्ली आपने सुना होगा, आईआईटी दिल्ली में पब्लिक सिस्टम लैब का शुभारंभ किया गया है।
तो पब्लिक सिस्टम लैब का शुभारंभ किया गया है। तो इसका मतलब क्या है, लास्ट में लग रहा है लैब, लैब मतलब प्रयोगशाला, प्रयोगशाला मतलब रिसर्च वगैरह से जुड़ा होगा। आगे लगा है पब्लिक, तो पब्लिक से जुड़ी रिसर्च होगी। तो पब्लिक से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, मान लीजिए कि ई गवर्नेंस से जुड़ी कोई बात है, कोई परिवहन, कोई स्वास्थ्य, इन सब से जो भी जुड़ी हुई समस्या है, तो उनका समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा टेक्निकल तरीकों से, जैसे एआई से, डाटा विज्ञान से, इन सब तरीकों से। तो कहाँ लगाई गई है, बस इतनी सी बात है, पब्लिक सिस्टम लैब आईआईटी दिल्ली में, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात करते हैं। बात क्या है कि हमारे देश की जो भावी पीढ़ी है, जिन बच्चों का जन्म हो रहा है, ये आवश्यक है कि उन बच्चों का बचपन कुछ इस तरीके से बीते कि उनका व्यक्तित्व का पूरा विकास हो, क्योंकि व्यक्तित्व का निर्माण जन्म से शुरू होकर लगभग 1000 दिनों में ही होता है, बेसिकली बड़े हिस्से पर एक व्यक्तित्व का निर्माण। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक योजना चलाई है। इसमें वो उन 1000 दिनों के लिए जो भी उनके संरक्षक हो गए, उन बच्चों के माता पिता या कोई और, उनको ट्रेन करेगी कि बच्चों को किस तरीके से पालना होता है, क्या कुछ ऐसा कुछ उनको बताएगी, मतलब उनके संज्ञानात्मक विकास, ताकि बच्चों की बुद्धि का विकास हो, उनमें फालतू की रूढ़िवादिताएं वगैरह न भरी जाए। तो इसको लेकर ये चलाई गई है योजना। इसमें एक तो ऐप बनाया गया है, पेरेंटिंग ऐप, मतलब पेरेंट्स के लिए, और ये पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान, पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान चलाएंगे। समझ आएंगे, फालतू चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। संज्ञानात्मक विकास के लिए, संज्ञानात्मक से मतलब है बुद्धि से जुड़ी चीज़, याद रखना, तर्क करना, बोलना, ये सब चीज़ें। आगे बात करते हैं। मैंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के 2 घटक थे, एक में 1.5 लाख प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाए जाने थे, और एक में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना थी, जिसमें 5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाना था। तो अपन ने अभी नमस्ते योजना में सफाई कर्मचारियों को उसमें शामिल किया गया, ये बात पड़ी। तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी उसमें शामिल किया गया है, ट्रांसजेंडर लोगों को भी उसमें शामिल किया गया है। इसके लिए उन्हें एक कार्ड दिया जाता है कि आयुष्मान भारत टीजी प्लस कार्ड, आयुष्मान भारत ट्रांसजेंडर प्लस कार्ड। तो आयुष्मान भारत टीजी प्लस कार्ड इनको दिया जाता है। और ये कौन कर रहा है इसके लिए प्रयास, तो आप जानते हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कर रहा होगा, और साथ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ये दोनों मिलकर ऐसा कर रहे हैं। अब एक होमी जहांगीर बाबा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। होमी जहांगीर बाबा कैंसर का अस्पताल वगैरह और रिसर्च सेंटर बनाया गया है। तो क्वेश्चन ये कहाँ बनाया गया है, तो मोहाली में बनाया गया है। कहाँ पे, मोहाली में। बस अब आगे बात करते हैं। आप जानते हैं कि ग्रामीण समुदाय से अधिकतर लोग हैं, तो वो जानते हैं कि जो भी उर्वरक वगैरह आते हैं वो अलग अलग कंपनी, अलग अलग ब्रांड वगैरह के आते हैं। तो ऐसे में भारत ने क्या किया है कि जो तमाम उर्वरक ब्रांड हैं, इन सबको बस एक ब्रांड में बदला है, एक ब्रांड में बदल दिया है। भले ही कोई पब्लिक कंपनी हो, कोई प्राइवेट कंपनी हो, सबको अपने उर्वरक को एक ही नाम से बेचना होगा, जिसका नाम होगा भारत। कि भाई भारत यूरिया, भारत एनकेपी, इस नाम से बेचना होगा, एक ब्रांड हो जाएगा। तो एक राष्ट्र एक उर्वरक पहल के तहत ये किया गया है। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का भी इसमें योगदान है। तो ये सब है। फिर आप जानते हैं कि देश की सरकार के समक्ष कर्तव्य है कि देश का विकास किया जाए, देश का हर तरीके से विकास किया जाए, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास, शिक्षा के क्षेत्र में विकास। ऐसे में देश में मूल ढांचे का विकास किया जाए, सड़कें, बिजली वगैरह, इन सबको भी ठीक से किया जाए। तो अभी हाल के वर्षों में देखा गया कि मूल ढांचा यानी अवसंरचना यानी इंफ्रा डेवलपमेंट के मामले में जो हरिद्वार जिला है, उत्तराखंड का, उसका बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है। तो हरिद्वार जिले को नीति आयोग ने इस मामले में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया है, सर्वश्रेष्ठ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, कि जिससे एस्पिरेशन ली जा सके। 5 मानकों के आधार पर नीति आयोग ने देखा कि हरिद्वार का प्रदर्शन काफी बेटर है, और हरिद्वार को दिया है बेसिकली। अब आप जानते हैं कि यूनेस्को जो है, यूनेस्को में सांस्कृतिक धरोहरें शामिल की जाती है।
तो अपने जो दुर्गा पूजा है, जो भारत के एक बड़े हिस्से में होती है, वो यूनेस्को की अदृश्य सांस्कृतिक धरोहर में शामिल है। मतलब जो दिखती नहीं है, अदृश्य सांस्कृतिक धरोहर में शामिल है। तो ऐसे में भारत ने गरबा जो होता है, गुजरात का गरबा, तो उसको भी सांस्कृतिक धरोहर में शामिल करने के लिए लिस्ट में नाम जुड़वाया है, भारत ने नामित करवाया है इसको। अभी किया नहीं है, बस करवाया है अभी बस उन्होंने। और भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप शुरू की गई है। मत समझने का प्रयास कीजिएगा इसमें क्या है, बस यूपी में की गई थी। कुल मिला के बस यूनिवर्सिटीज़ वगैरह का, स्कूल वगैरह का एक वो होगा जिसमें कौशल विकास पे ध्यान दिया जाएगा। तो यूपी में शिक्षा टाउनशिप। ठीक है, आगे बात करते हैं। आप जानते हैं आजकल 3D प्रिंटिंग का ज़माना बहुत चल रहा है कि 3D चीज़ों को प्रिंट किया जाएगा। तो इसको लेकर एक 3D प्रिंटेड डाकघर बनाया जाएगा अपने बेंगलुरु में। फिर प्रश्न आता है कि भाई कौन बनाएगा, और इसको लेकर रिसर्च वगैरह, डिज़ाइन वगैरह का काम किसने किया है। तो IIT मद्रास के साथ एक कंपनी है लोरसन एंड टुब्रो लिमिटेड, ये मिलकर बनाएंगे। पहला क्वेश्चन, कहाँ बनाएंगे? बेंगलुरु में। कौन कौन बनाएंगे? IIT मद्रास प्लस लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड। मेरे साथ बोलिए अजीब नाम, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड। आगे बात करते हैं। आप लोग जानते हैं कि गुजरात में जो साबरमती नदी बहती है उस पर अटल ब्रिज बनाया गया है। क्या बनाया गया है? अटल ब्रिज बनाया गया है गुजरात में साबरमती नदी पर। क्वेश्चन ये कि कहाँ बनाया गया है, कौन सी नदी पर बनाया गया है। अभी हाल ही में देश के एक जिले को कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला घोषित किया गया। कार्यात्मक रूप से साक्षर का मतलब क्या है? साक्षर तो साक्षर होता है, कार्यात्मक रूप से साक्षर क्या? तो ये थोड़ा सा हल्का सा अलग है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको खुद का नाम लिखना आता हो, जिसको संख्या गिननी आती हो, जिसको हिंदी पढ़नी आती हो, जिसको हिंदी लिखनी आती हो, उसको कार्यात्मक रूप से साक्षर बोलते हैं। तो MP के मंडला क्षेत्र को, मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र को पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला घोषित किया गया है। अब देखिए, आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या जिसको बोले बौद्धिक संपदा, इसके बारे में जानते होंगे। तो बौद्धिक संपदा क्या होती है? तो जनरली अपन जानते हैं कि वो चीज़ें, या मतलब मान लीजिए कि मैं हूँ, मैंने कोई नई चीज़ बनाई, या तो मैंने कोई नई टेक्नोलॉजी बनाई, या नई कोई बुक लिखी, या नई कोई कविता लिखी। मतलब जो चीज़ें जिसको मैंने अपने माइंड से बनाया हो, जिसको मैंने अपने दिमाग से बनाया हो, जो कि नई हो, दुनिया में पहली बार हो, उन वस्तुओं के लिए, उन वस्तुओं को बोलते हैं बौद्धिक संपदा, जिनको बुद्धि से बनाया गया हो। तो आप कई बार सुनते हैं कि बॉलीवुड में या फिर और कहीं पे ऐसा मामला आता है कि कोई नया गाना आया है और फिर मामला कोर्ट में जाता है और बोलते हैं कि ये गाना तो पहले से बनाया हुआ था, इस फलाने व्यक्ति ने इसको बना रखा था, बॉलीवुड वालों ने इसकी जो लिरिक्स है, इसके जो बोल है वो चुरा लिए हैं। तो ये ही है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा। तो प्रत्येक व्यक्ति को बौद्धिक संपदा का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को बौद्धिक संपदा का अधिकार है। और इस मामले में देश के प्रत्येक नागरिक को अवेयर करने के लिए एक मिशन चलाया गया था निपम नाम से, NIPAM, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन, निपम। तो ये मिशन चलाया गया था और ये मिशन अब भी चल रहा है और दिसंबर 2021 में ये चलाया गया था। बस ये ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा सा कि निपम का संबंध बौद्धिक संपदा से जुड़ा है। आगे बात करते हैं। आप जानते हैं जो हमारा शासन संभालते हैं, जो हमारी केंद्र सरकार है, वहाँ जो मोदी जी बैठते हैं उनको हर तकनीकी काम पर सलाह देने के लिए संस्थाएं बनी हुई है। जैसे अगर सुरक्षा के मामले में सलाह देनी है तो NSA नाम की पोस्ट बना रखी है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जो है। अगर आर्थिक मामलों में सलाह देनी है तो आर्थिक सलाहकार बना रखी है। अगर वैज्ञानिक मामलों में सलाह देनी है तो वैज्ञानिक सलाहकार बना रखी है। तो जो वैज्ञानिक सलाहकार हैं, वैज्ञानिक सलाहकार का ऑफिस, वैज्ञानिक सलाहकार जो भी है, उन्होंने एक पहल चलाई, उन्होंने एक अभियान शुरू किया है, मंथन। तो ये मंथन किस चीज़ से, मंथन का मतलब होता है सोचना। तो क्या सोचेंगे? तो
आप जानते होंगे जो सतत विकास के लक्ष्य हैं, सतत विकास को जो पाना है, सतत विकास मतलब एक इस तरीके का विकास जिसमें भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाए, कि समस्त संसाधनों को अपन खुद ही न खा जाए, भावी पीढ़ियों के लिए भी बचे। तो उस SDG सतत विकास के लिए मंथन नाम का ये अभियान जो है वो चलाया गया है, कि उन लक्ष्यों को किस तरीके से प्राप्त किया जाएगा, इस बारे में सोचने के लिए, इस बारे में पता लगाने के लिए मंथन चलाया गया। तो ये आज का अपना वीडियो रहा, इस क्लासेस को कंटिन्यू रखेंगे। आज का थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया है, बाकी जो मैं सुधार कर सकूँगा आप लोग कमेंट्स में बताइए, मैं सुधार करूँगा। और बाकी थैंक यू, आपने इतनी देर के लिए मेरे को सुना, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सबके लिए करंट ज़रूरी होता है, तो आप शेयर करेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपको।